अब जो हमारा फोकस रहने वाला है वो इस पे रहने वाला है कि यार ये जो हमारे सॉल्यूशन है जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जो हैं उनकी जो कंडक्टिंग एबिलिटी होती है, लेट्स उनका जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि हमको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में खेल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पजेस करने के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है, मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स का और हमारे सॉल्यूशंस के केस में आयंस का। ये मोल्टन स्टेट में जैसे NaCl है तो भी Na+ आयन और Cl- आयन का मूवमेंट बहुत जरूरी है। अब ये मूवमेंट कितना आसानी से होता है, कितना मुश्किल से होता है, ये सब पैरामीटर्स हमको देखना है कि क्या चल रहा है, ठीक है। उससे पहले अपन एक काम करते हैं कि जो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या होता है भाई इसमें, देखो हमको एक बात बताया कि कंडक्टर जो है वो दो तरीके के होते हैं। पहले तो होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स, इनके बारे में हमने सॉलिड स्टेट में काफी अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, जिनके बारे में अपन अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फोकस कहां रहेगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स पे, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होता है इनमें भाई, वो सब्सटेंसेस जिनके एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, और जो डिकम्पोज हो रहे हैं बाय पैसेज ऑफ करंट, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये पहली बार है जब डेफिनेशन इस रूप में हमारे सामने आई है। आयनिक में हमने जस्ट थोड़ा सा नाम लेके इलेक्ट्रोलाइट्स इतना डिटेल में नहीं किया था, यहां पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है ना। इस केस में कंडक्शन जो है वो आयंस के मूवमेंट से होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से नहीं हो रहा। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस किससे हो रहा है, क्या मूव कर रहे हैं इधर से उधर, आयंस मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये यहां पे फर्क है। इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट, जैसे NaCl है, अगर आप उसको फ्यूज करा देंगे तो Na+ और Cl- बनेगा, वहां पे वो कंडक्ट कर सकते हैं और उनसे डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट अगर अपन पास करेंगे तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस किस पे डिपेंड करती है भाई, पहले तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड। भाई कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं जो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, जैसे पानी में अगर अपन NaCl डालेंगे तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, पूरा का पूरा टूट जाता है। कुछ एक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं टूटते, जैसे शुगर, वो नहीं टूटता, वहां पे आयन जनरेट नहीं होते, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, सिंपल सा फंडा है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। ये आप अंदाजा लगा सकते हो, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक मोबिलिटी पढ़ा था। अगर मान लो एक्वस सॉल्यूशन में किसी का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जैसे कि Li+, इसका जो आयनिक साइज होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आयनिक मोबिलिटी बहुत कम हो जाती है, मतलब इसकी जो कंडक्टिंग एबिलिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, तो इधर उधर मूव करने में या किसी ना किसी से टकराता फिरता रहेगा और इसके मूवमेंट में दिक्कत आएगी। जो थोड़े से मोटे लोग होते हैं, या फिर अगर हम एक बहुत छोटा सा ब्लॉक ले रहे हैं, उसको हम खिसका रहे हैं ज्यादा भीड़ भड़के में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खिसका सकते हो। आप ले लो बहुत बड़ा ब्लॉक और बहुत भारी भीड़ चल रही है, हमारे जो अंदर जो हमारा सब्सटेंस होता है कोई भी, उसमें तो अंदर बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे एटम, बहुत सारी स्पीशीज, तो अगर कोई बड़ी चीज आ गई तो उसको मूव होने में बहुत मुश्किल आएगी। तो जो बड़ा आयन है उसको इतने भीड़ भाड़ में से निकालना मुश्किल होता है, तो जो आयनिक साइज अगर बहुत ज्यादा हो गई तो आयनिक मोबिलिटी बहुत कम हो जाती है। दूसरा फैक्टर ये, ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब अगर मान लो सॉल्वेंट ही नहीं चाहता कि उसके थ्रू आयंस मूव करें, फिर तो बिल्कुल कंडक्टिविटी आएगी ही नहीं, ठीक है ना। कंडक्टिंग एबिलिटी काफी कम होगी, तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे भी डिपेंड करता है, उसकी आयनिक साइज पे भी डिपेंड करता है, और सॉल्वेंट और उसकी विस्कोसिटी इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। बढ़िया। और किस पे डिपेंड करता है भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, ज्यादा आयंस होंगे, तो फिर दिखना पड़ेगा अपने को, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, मतलब कंडक्टिंग नेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है कौन से सॉल्यूशन में, ये अपने को देखना पड़ेगा। पर मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बदलने पर कुछ ना कुछ यहां पे जो है कंडक्टिंग एबिलिटी में फर्क पड़ता है, ठीक है। और पांचवी चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर हर चीज में दखल अंदाजी करता है, यहां पे इंक्रीज होता है टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ, ठीक है। जो कंडक्टिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में। मेटल में इसका उल्टा होता है, मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्टिंग एबिलिटी होती है वो कम होती है, यहां पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। समझ आई बात। तो ये 5 फैक्टर्स हुए जिन पे ये डिपेंड कर रहे हैं। बढ़िया।
पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू आयनिक सॉल्यूशन, उससे होता क्या है कि कभी कभी जो सॉल्यूशन है वही ब्रेक डाउन हो जाता है, उसी में रिएक्शंस होने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन में ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, कुछ कुछ रिएक्शंस यहां पे इस कारण से हो जाएंगे, है ना। सब्सटेंसेस जिनका एक्व सॉल्यूशन कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिक करंट को, उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है ना। सो बहुत सारे इसके एग्जांपल होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्यूज स्टेट में भी कंडक्ट नहीं कर सकते। आप शुगर को फ्यूज करा दो, कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशंस ऑफ केन शुगर, ग्लिसरीन, हाइड्रोकार्बन्स, ग्लूकोज, यूरिया एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, वो नॉन पोलर होते हैं, तो वहां पे कुछ नहीं होगा। आप ब्रेक करोगे तो भी वो आयंस में ब्रेक नहीं होगा। शुगर हो गया, वो भी आयंस में ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में भी हमको साफ साफ दिख रहा है कि दो कैटेगरीज हो सकते हैं। एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ज्यादा वो जो है उनका डिसोसिएशन हो जाता है, विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, आयनाइजेशन हो जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन और इन देयर मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर स्ट्रांगली कंडक्टिंग, जैसे कि सारे सॉल्ट्स हो गए हमारे, जो भी सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं वो वाले सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए, ठीक है। ये बहुत ही कंडक्टिंग होते हैं। दूसरे हो गए हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाम से समझ में आ रहा है कि ये 100% आयनाइजेशन नहीं रखते, इनफैक्ट ये फीबली आयनाइज्ड होते हैं, कम अमाउंट में बहुत आयनाइज होते हैं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे, जैसे कि मतलब इनका एक्व सॉल्यूशन वीकली कंडक्टिंग होते हैं। इनका एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड, जैसे मान लो CH3COH हो गया, ठीक है ना, सल्फोनिक एसिड्स हो गए, ये सारे जो होते हैं ये हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चले आगे, चलो। अब आती है मेन बात, रेजिस्टेंस। देखो होता क्या है कि हम डायरेक्टली कंडक्टेंस को नहीं नाप सकते किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। हमको रेजिस्टेंस नापना पड़ता है कि कितना रेजिस्टेंस लगा, फिर उसके हिसाब से हम कंडक्टेंस को नापते हैं, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हमको समझ में आ ही रहा है यार ये वाली बात, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा आयंस के मूवमेंट के लिए, उतनी ही मुश्किल सिचुएशन होगी कंडक्टेंस के हिसाब से। कंडक्ट करना इलेक्ट्रिसिटी को उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई हम कब बोलते हैं, जब कोई एक पर्टिकुलर आयन सॉल्यूशन में से निकल के या तो कैथोड पे पहुंचे या एनोड पे पहुंचे, तब जाके हम बोलते हैं कि हां अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। जितना ज्यादा आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे कंडक्टेंस उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। सो मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ओबे ओम्स लॉ। दोनों टाइप के कंडक्टर, मेटेलिक हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक, दोनों में ओम्स लॉ फॉलो होगा, अकॉर्डिंग टू विच, और ओम्स लॉ तो हमको पता ही है कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। क्या फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, है ना। पर यहां पे हमारे लिए इस फॉर्मूला से ज्यादा कुछ और दूसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। R को हम ओम्स में एक्सप्रेस करते हैं, हमको पता ही है ये कि जो R होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। यहां पे किस लेंथ की बात हो रही है, जो दो इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ है, उसके बीच में तो मूवमेंट करना है ना आयंस को, तो वो लेंथ अपॉन एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे इलेक्ट्रोड्स का, वो वाला एरिया। सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ये मैं कहां से लाया, फिजिक्स वालों से लाया, डिटेल में फिजिक्स वाले समझाएंगे, ठीक है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा और उसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है। सो रो इज अ कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। जब L 1 होगा और A भी 1 होगा तो हमारे को क्या पता चलेगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये 1 है, ये 1 है, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू रो। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गई हमको बात। तो जब आपके पास एक यूनिट लेंथ का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ही यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, उस केस में जो रेजिस्टेंस आएगा वो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बराबर आएगा। यही रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन होती है, ठीक है। सो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिंपल, ठीक है। यूनिट ऑफ रो ओम इंटू सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आती है इंपॉर्टेंट टर्म, जिसके बारे में हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जनरली किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए आपको कोई डेटा मिलेगा कंडक्टेंस वगैरह से रिलेटेड, तो वो कंडक्टेंस G का डेटा मिलेगा, कंडक्टिविटी का डेटा मिलेगा, ठीक है ना।
कंडक्टेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी कंडक्टर की रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/r की तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। सो G इज इक्वल टू 1/r, है ना। अब यहां पे कुछ एक इंटरेस्टिंग बातें देखो। इंटरेस्टिंग बातें ये है कि जो ज्यादातर मटेरियल्स होते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, उनका जो रेजिस्टेंस होता है फाइनाइट होता है, तो कंडक्टेंस भी फाइनाइट होता है। कुछ एक ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ एक ऐसी चीजें हमारे पास हैं जिनको हम सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे जितने भी मेटल होते हैं मोस्टली जो बहुत अच्छे से कंडक्शन कर पाते हैं वो 0 केल्विन से 15 केल्विन के बीच की रेंज, मतलब ये इतना ठंडा इतना कम टेम्परेचर है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, उसके आसपास की रेंज में ये सुपर कंडक्टर्स की तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, वहां पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, तो सुपर कंडक्टर्स के लिए हम बोलते हैं कि कंडक्टेंस इनफाइनाइट होगी। अब आपके मन में आ रहा होगा यार सुपर कंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। रेजिस्टेंस आता कैसा है? आयन को इधर उधर मूव करना है, उसको मान लो कैथोड पे जाना है। अब अगर उसके रास्ते में कोई नहीं आएगा तो मतलब 0 रेजिस्टेंस है, उसको बिल्कुल रेजिस्ट हो ही नहीं रहा। हम कैसे बोलते लाइफ में यार ये काम करने में बहुत रेजिस्टेंस लगा, मतलब बहुत मुश्किलें आई, बहुत दुविधा पैदा हुई। आयन को अगर हम अभी इलेक्ट्रोलाइटिक रिस्पेक्ट में बात करें, अगर आयन को पूरे रास्ते में यहां से लेकर एनोड तक के रास्ते में बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं लगा तो वो सुपर कंडक्टर के उसमें आ जाएगा। सिमिलरली अगर मेटल की बात करूं तो वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं मिला, वो सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में चल के पहुंच सकता है, उसके रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। अब आपके मन में ऐसी बात आ रही होगी कि यार ये 0 से 15 केल्विन के बीच में ही क्यों हो रहा है? बहुत बेसिक सी चीज है ये, आप इसका जवाब ढूंढ सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर करते हैं तो मटेरियल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, फिर आपको सोचना है, फिजिक्स वाला दिमाग भी लगाना है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स भी इधर से उधर मूव कर रहे होंगे, सारी चीजें जो हैं वो क्या होने लग जाती हैं? उनका जो मूवमेंट है टेम्परेचर कम करने पर, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की? कम होने लग जाती है। अब आप ऐसा मान सकते हो कि इतने कम टेम्परेचर पे तो ऑलमोस्ट सब लोग अपनी ही पोजीशन पे फिक्स हैं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा होगा। तो इससे सुपर कंडक्टेंस का क्या लेना देना है? वो आपको दिमाग लगाना है, इमेजिन करना है, फिर हम तो इमेजिन कर ही लेंगे बाद में। करो। कभी वो रेड कारपेट वाला सीन देखा है? कोई सेलिब्रिटी वॉक करता है, बैरिकेड्स लगे होते हैं, सारे कैमरामैन जो है दूर से फोटो खींच सकते हैं पर पास कोई नहीं जा सकता। तो रेड कारपेट में मूव करना बहुत इजी है इधर से उधर। इसकी जगह अगर हम एक मेले का सीन इमेजिन करें, यहाँ पे बहुत अनाप शनाप भीड़ है। अगर आप मुंबई के हो तो वहां पे जो गणपति विसर्जन के टाइम होता है, अगर आप कोटा के हो तो दशहरे मेले में, और भी हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे ऐसी सिचुएशन जरूर रहती है लोकल ट्रेन वगैरह में कि मूव करना एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे बहुत मुश्किल होता है। तो जो रेड कारपेट वाला सीन है उसको एक बार आप इलेक्ट्रॉन के लिए इमेजिन करने की कोशिश करो। आप इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 0 से 15 केल्विन पे ऐसा होता है कि बाकी सब लोग साइड हट गए, बैरिकेड्स लग गए, और इलेक्ट्रॉन आराम से फट से अपने यहां एक पोजीशन से सामने वाले इलेक्ट्रोड तक जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन तो जहां भी उसको जाना है वहां जा सकता है। सेम कहानी आयन के लिए रिपीट होगी। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर पे कहानी कैसे हो जाती है? भीड़ भड़क्का वाले एरिया जैसे हो जाती है। अब आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फाइनाइट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये इमेजिनेशन है सुपर कंडक्टर, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ये इमेजिनेशन आप लगा सकते हो किसके लिए? सुपर कंडक्टेंस और नॉर्मल कंडक्टेंस के लिए। आजकल तो हमने इसमें बहुत एडवांस कर लिया है, 150 केल्विन तक भी हम कुछ ऐसे ऑक्साइड्स जनरेट कर लेते हैं जो कि सुपर कंडक्टेंस दिखाते हैं, क्योंकि 15 केल्विन तक का टेम्परेचर अटेन करना प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटली हम कर सकते हैं। पर 150 केल्विन इसके बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है, यहां पे इसकी एप्लीकेशन को हम और इंडस्ट्रियल पर्पसेस वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस फील्ड में हम बहुत आगे बढ़ गए। ठीक है, वापस कंडक्टेंस पे आते हैं। यहां पे रेजिस्टेंस फाइनाइट होता है तो हमको जी इनफाइनाइट होने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। जी इज इक्वल टू 1/r। जी इज एक्सप्रेस्ड इन मो, ओम का उल्टा मो, गाय बोलते हैं मो वैसे, और ओम इनवर्स और सीमन, ये इसका ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, सीमन अगर एक है, एक से ज्यादा है तो सीमंस। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है। चलो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, सो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ।
तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए हम किस एक सिंबल को लेके आते हैं? कप्पा को लेके आते हैं। ये जो के टाइप का सिंबल दिख रहा है कप्पा कहलाता है ये, वो जो है 1 बाय रेजिस्टिविटी, 1 बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, सो हमको क्या होता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो G इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? A अपॉन रो एल। ठीक है, सो 1 बाय रो इज इक्वल टू कप्पा, तो बस 1 बाय रो किसके बराबर है? G L अपॉन A के बराबर। ठीक है ना, ये उठ के यहां जाएगा, ये उठ के नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा 1 बाय रो इज इक्वल टू कप्पा। ठीक है, समझ आई बात? तो कप्पा की वैल्यू हो गई GL बाय ए, कंडक्टेंस इनटू लेंथ उस यूनिट सेल की, या फिर जो भी हमने सेल लिया है उसकी यूनिट सेल की तो 1 हो जाएगी, जो भी हमने सेल की लेंथ ली है 2 इलेक्ट्रोड के बीच की, और ए एरिया जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, अगर L 1 सेंटीमीटर है, A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कप्पा इज इक्वल टू G, है ना। अब अपन बात कर लेते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे उसकी। तो अगर आपने एक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन लिया है इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसकी जो कंडक्टेंस है, ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमने 1 सेंटीमीटर का तो लेंथ लिया है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, तो उसमें जो कंडक्टिविटी आएगी, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जो कंडक्टेंस आएगी वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बराबर होगी। यही इसकी डेफिनेशन हो गई। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन थी वही यहां पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना। सो GL बाय ए, जहां पे L बाय ए सेल कांस्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको क्या होता है कि जितने भी हम सेल बनाते हैं ना, ये कंडक्टेंस नापने के लिए, रेजिस्टेंस नाप के हम कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, उन सेल का हमको सेल कांस्टेंट दिया होता है। क्योंकि एक बार आपने सेल बना दिया, मार्केट में आप उसको बेच रहे हो, तो उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आप फिक्स ही करके दे रहे हो ना, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको साझा करनी पड़ेगी, सामने वाले आदमी को देनी पड़ेगी, तभी तो उसको L बाय ए पता होगा, तभी तो वो कप्पा की वैल्यू नापेगा, या फिर अगर कप्पा पता होगा तो G की वैल्यू नापेगा, उसी से तो पता चलेगा हमें। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम बना बनाया सेल ला रहे हैं कंडक्टेंस मेजर करने के लिए, तो आपको दी हुई होती है, और इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, क्योंकि एक बार ये सेल बन गया तो उसके लिए तो ये कांस्टेंट ही रहने वाली है। ठीक है ना। सो कप्पा इज इक्वल टू GL बाय ए। बहुत बढ़िया। यूनिट ऑफ कप्पा कितना हो जाएगा भाई? यूनिट ऑफ कप्पा हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसका सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड यूनिट है, सबसे ज्यादा वैल्यूज आपको सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में ही मिलेगी। ठीक है, G की यूनिट तो हो गई S, और L बाय ए की यूनिट हो गई सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि L होता है सेंटीमीटर, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये घटेगा, सो सेंटीमीटर इनवर्स बचेगा। ठीक है, सो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। बात समझ आई? चलें आगे। चलो, ऐसा यूनिट ऑफ कप्पा, ऐसा यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो सीमन मीटर इनवर्स हो जाएगा। ऐसा यूनिट में तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेल कांस्टेंट एक फिक्स क्वांटिटी है फॉर अ पर्टिकुलर सेल एंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये हम देख चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहां पे, ठीक है ना, कंडक्टिविटी वगैरह से रिलेटेड। पहली है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। भाई डेफिनेशन क्या होती है इसकी वो देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और वॉल्यूम कौन सी, कोई ऐसी वैसी वॉल्यूम नहीं, ml में पहली बात तो, और वो वॉल्यूम जिसमें कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट का, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं, और सिंबल हमारा होता है ये उल्टा V। ठीक है ना, उल्टा V इक्विवेलेंट। ठीक है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू उसका वॉल्यूम। ठीक है, कौन सा वॉल्यूम? पहली बात तो ml में, जिसमें कि आपने ग्राम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट को डाला है। ठीक है ना, बढ़िया। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज n ग्राम इक्विवेलेंट, भाई जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो तब तो कप्पा इनटू वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन कुछ अलग हो, कोई भी रैंडम, अगर n ग्राम, जहां पे कैपिटल N क्या है, नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट है पर लीटर, तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा? कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी के, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू। ठीक है ना। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। बस सिंपल, जहां पे n नॉर्मेलिटी है और कोई फॉर्मूला हमको याद नहीं करना, हमको सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद करना है, इससे हमारा सारा काम हो जाएगा। n 1 हो, चाहे 0.1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 0.001 हो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये फॉर्मूला हमको याद है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है,
कंडक्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, ये बात हुई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। सिमिलरली एन जहां पे क्या है, एन जहां पे नॉर्मेलिटी है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो सीमेंस मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ऐसा कैसे आया, ऐसा ऐसे आया, ऐसा यूनिट या ऐसा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर कहां से आ गया, कैसे आया, देखो फॉर्मूला क्या था, कप्पा अपॉन एन इंटू 1000, 1000 तो यूनिट लेस होता है। ठीक है, सो कप्पा की यूनिट्स क्या होते हैं, ओम इनवर्स, या फिर इसको हम सीमन लिख लेते हैं। अगर मैं सेंटीमीटर की टर्म्स बात कर रहा हूं, सेंटीमीटर सीमन्स सेंटीमीटर की पावर -1। अच्छा, नॉर्मेलिटी क्या होता है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट्स, सो इक्विवेलेंट्स अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ऊपर जाएगा वो सेंटीमीटर क्यूब, क्या बनेगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ पे वॉल्यूम किस में लिया है, एमएल में लिया है, तो नॉर्मेलिटी में हम वही करने वाले। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा, ये कटेगा, एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, और ऐसा यूनिट्स की बात करेंगे तो वो आ जाएगा किसमें, मीटर्स की टर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, चलो। It can also be defined as conductance of a solution containing one equivalent electrolyte completely dissolved between plates separated by unit distance। ये भी इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है, समझ में आ रही है हमको बात, है ना। सिमिलरली आप मोलर कंडक्टेंस भी डिफाइन कर सकते हो, सब कुछ सेम है, बस एक इक्विवेलेंट की जगह एक मोल हमने डिसॉल्व किया है, नीचे फॉर्मूला में नॉर्मेलिटी की जगह इस बार मोलैरिटी आ जाएगा। So it is defined as the product of specific conductance and the volume V in ml which contains 1 mole of the electrolyte। ठीक है ना, so molar conductance is equal to कप्पा into V, और अगर एक मोल यहां पे अगर डिसॉल्व है तो, और ये मोलर कंडक्टेंस या फिर बराबर हो जाएगा अगर कोई भी जनरल आपका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, सो कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा भाई, पर ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर मोल आ जाएगा, बस, बाकी तो कुछ इसमें चेंज हुआ ही नहीं है। और इसको हम वैसे ही जैसे हमने इक्विवेलेंट्स को डिफाइन किया था, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, वैसे ही मोलर कंडक्टेंस को भी किया जा सकता है कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसॉल्व है, दो प्लेट्स के बीच में सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, बस हो गया ये हमारा डिफाइंड। ठीक है ना, तो अब एक काम करते हैं कि जो हम रिलेशन निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस के बीच में, कैसे निकलेगी, वही नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, बस सिंपली हमको रिप्लेस ही करना है। दोनों की अलग अलग डेफिनेशन ये है, सो हमको क्या पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलैरिटी, तो आप एन की जगह एम इंटू एन रख दो, वो रख दोगे तो रिलेशन आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है, ये देखो हमारा आएगा यहाँ पे कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, दिस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम इंटू एन, और ये जो हमारी टर्म है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ये किसके बराबर है, ये हमारी बराबर, ट्राइंगल कैसे बन गया यहाँ पे, ये हमारी बराबर है के, और अपॉन एन, ये जो एन बचा हुआ है वो तो यहाँ पे है। सो क्या है ये हमारा आया मोलर कंडक्टेंस अपॉन वैलेंसी 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 फैक्टर। ठीक है, ये रिलेशन आया, आराम से डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सो जहां पे एन क्या है, टोटल कैटायनिक या एनायनिक जो है हमारा चार्ज है सॉल्ट पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमको इक्विवेलेंट ये निकालनी है, क्या कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर हमको निकालना है, सो Al2SO4 होल थ्राइस के लिए हम कैसे निकालेंगे, उसकी मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, किसकी, Al2SO4 होल थ्राइस की अपॉन 6, क्योंकि टोटल चार्ज कितना इन्वॉल्व है, 6, हर एल्यूमिनियम पे +3 तो 2 एल्यूमिनियम पे +6। ठीक है, समझ में आया, तो ये होता है एन का मतलब टोटल कैटायनिक चार्ज ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो एल है वो +3 से 0 में जाएगा जब उसका रिडक्शन होगा, और कितने एल हैं, 6, हमको एन फैक्टर निकालना है तो आता ही है, रेडॉक्स में इतनी बार निकाला था, बराबर हो जाएगा 6 के। सो मोलर कंडक्टेंस अपॉन एन, और यहाँ पे एन की वैल्यू है 6। ठीक है ना, बढ़िया। सवाल करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है आपको 50 ओम है, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहाँ पे निकालना है सोल्यूशन का, नॉर्मेलिटी दी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, बहुत आसान काम है। अगर दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स इन सॉल्यूशन आर 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट और उनका एरिया है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये लेंथ और एरिया क्यों दिया है, कप्पा निकालने के लिए, कप्पा निकालना पड़ेगा ना, तो निकाल लेंगे बिल्कुल। कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ इज इक्वल टू 1/r, एल अपॉन ए, आर पता है, एल पता है, ए पता है, निकल जाएगा, निकल गया।
और कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन वो भी निकल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। सो 1/100 ये कप्पा की वैल्यू आई, ये आ गई, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन 1, क्योंकि एन की वैल्यू यहां पे 1 है, सो हमारा हो जाएगा, मतलब नॉर्मेलिटी की वैल्यू 1 है। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये दे रखा है यहां पे, बस वहां पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 1/100 जो है, ये जो वैल्यू है ये हमारी कप्पा की वैल्यू है, ठीक है, और 1000 तो 1000 ही और नॉर्मेलिटी की वैल्यू 1, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 10 के बराबर। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके बराबर आ गई, 10 के बराबर आ गई, ठीक है। अगला सवाल, इन दोनों में मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी किसकी है। एक आपके पास 0.08 मोलर सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है, आपके पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन है और उसकी आपको रेजिस्टिविटी दे रखी है, ठीक है। तो ये अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, रेजिस्टिविटी मतलब रो। तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है, इसको आप आराम से कर सकते हो, पर सारे फॉर्मूला याद है, नहीं याद हो तो पीछे जाके देख लेना, इवेंचुअली तो इतने सारे सवाल करेंगे याद हो ही जाएगा, तो करो। हाँ भाई, तो पहला पार्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। कप्पा इंटू 1000 बाय एम, कप्पा की आपको वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है, एम की वैल्यू 0.08 है, तो ये बराबर आ जाएगा 250 ओम इनवर्स या फिर मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। इधर हम निकाल लेंगे, सो कप्पा इंटू 1000 बाय कैपिटल एम, यहां पे आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है, तो आप जो है उससे कप्पा निकाल लो, यहां पे कप्पा की जगह 1/रो डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो 1/2 इंटू 10 की पावर -2 वो बराबर हो जाएगा 1/50 के, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन 0.1, क्योंकि आपको मोलैरिटी दे रखी है 0.1, ये जो वैल्यू है ये हमारी कप्पा की वैल्यू है और 1000 तो आता ही है, तो ये जब हम निकालेंगे तो ये बराबर आ जाएगी इज इक्वल टू, अगर हम इधर लिख लेते हैं 200 के, ठीक है। यूनिट वाइज होंगे, मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो कौन जीता, फर्स्ट वाला सोल्यूशन जीता, तो इसका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो फर्स्ट वाले सोल्यूशन की ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको रेजिस्टेंस दिया है 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन का, एक इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, कितना है 210 ओम 298 केल्विन पे, यूजिंग अ कंडक्टिविटी सेल विद अ सेल कांस्टेंट ऑफ 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब सेल कांस्टेंट मतलब L/A की आपको वैल्यू दी गई है, आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है सोल्यूशन की। कैसे करेंगे, अच्छा, रेजिस्टेंस हमको दिया है, ठीक है, हमको नॉर्मेलिटी दी है, बहुत बढ़िया किया, और सेल कांस्टेंट दिया है, सब कुछ ही दिया है, ठीक है ना। सो रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है, और L/A इतना है, अच्छा। सो 1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना होता है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इंटू L/A कितना होता है, कप्पा, वही करना है, 1/R इंटू L/A। So this 1/R is equal to G and G L/A तो कप्पा का फॉर्मूला होता है, बस अब आप रख दो 1/210 इंटू 0.88 आ जाएगा 4.19 इंटू 10 की पावर -3 मो सेंटीमीटर इनवर्स। अब कप्पा की वैल्यू आ गई, सो कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, इससे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, बस सिंपल है। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय कैपिटल एन, बस 4.19 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1000 अपॉन 0.01, ये बराबर आ जाएगी 419 मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है, ये बात है। अगला, conductivity of pure water in a conductivity cell with electrodes of cross sectional area 4 centimeter square placed at a distance 2 centimeter apart is 8 into 10 की पावर -7 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, आपको यहां पे कंडक्टिविटी दी है, ठीक है, बढ़िया। अब आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो यहां पे आपको उल्टा करना है, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं उसका आपको उल्टा करना है। एल पता है, ए पता है, कंडक्टिविटी पता है, ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, सेल कांस्टेंट L/A इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A, सो R इज इक्वल टू 1/कप्पा इंटू L/A, कप्पा की आपको वैल्यू दी हुई है 8 इंटू 10 की पावर -7, यहां पे आप उसको पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 5 ओम। ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, हेवी रेजिस्टेंस है ये पानी के केस में, ठीक है। तो जो पानी के केस में ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ये
इसलिए जो नॉर्मल पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी आसानी से कंडक्ट नहीं कर पाता जब तक कि हम कुछ बहुत ही तूफानी सा उसमें ना करते हैं, जब तक कि हम बहुत ही ज्यादा वोल्टेज लगा दें, बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करें, तब हो सकता है। पर नॉर्मल कंडीशंस में पानी में मुश्किल आती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, इतनी आसानी से नहीं कर पाता क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। सो रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया पानी का। अब हमसे क्या पूछा है, करंट पूछा है दैट वुड फ्लो थ्रू अ सेल अंडर द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर अब हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो कितना होगा, ओम्स लॉ से क्या होता है, V by I इज इक्वल टू R, सो I इज इक्वल टू R, V आपने लगाया 1, V by R इज इक्वल टू I हो जाएगा, सो I आएगा इतना कम 6.25 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। जो मैं अभी बोल रहा था कि रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण छोटे मोटे वोल्टेज पे ज्यादा करंट इसमें से फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है। एक और सवाल हम करने वाले हैं इसमें, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस BaCl2 इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन हैज बीन फाउंड टू बी दिस। अच्छा, मतलब कप्पा दिया है अपने को, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है हमको सोल्यूशन की, मोलिकुलर वेट आपको दिया हुआ है BaCl2 का 208। ठीक है ना। चलो तो ये आप करो। मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, मोलैरिटी। ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, नॉर्मेलिटी। तो पहले वही निकाल लेते हैं। सो मोलैरिटी निकालेंगे तो क्या पता चलेगा, 1 ग्राम हमको दिया है, 208 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। पर मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यहां पे तो हमको 200 सेंटीमीटर क्यूब भी दिया है, और 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 ml, तो ऊपर हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो मोलैरिटी निकल के आ गई 0.024 मोलर। अब हम डायरेक्टली इसको रख सकते हैं, और नॉर्मेलिटी इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर है, 2। क्योंकि रिएक्शन क्या होगा, Ba+2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Ba, ऐसा कुछ रिएक्शन होगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो है n फैक्टर 2 के बराबर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं इसके रिएक्शन में। नॉर्मेलिटी भी हमने निकाल ली। ठीक है, 0.048 नॉर्मल, ये हमको पता है ये रिलेशन। ठीक है ना। सो मोलर कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000/cm, कप्पा की वैल्यू है 0.0058 इंटू 1000 अपॉन 0.024, इसकी वैल्यू आ जाएगी 241.67 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नॉर्मेलिटी में हमको क्या पता है, इसकी आधी वैल्यू आने वाली है, डायरेक्टली हम इसकी आधी वैल्यू लिख सकते हैं 120.83 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो इस तरह के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इस तरह से इसकी एप्लीकेशन होती है। मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, कौन सॉल्यूशन कितना कंडक्ट कर रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है इस पूरी एक्सरसाइज के थ्रू। ठीक है।